ज्यादा कमाई को कम बताने और इनकम टैक्स चुकाने के मामले में जब नवजोत सिंह सिद्धू फंस गए तो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। मतलब कि सिद्धू ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स चुकाने का इरादा नहीं रखते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और उनकी आय का गलत असेसमेंट करने का आरोप लगाया है। सिद्धू की याचिका पर हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि साल 2016-2017 में उनकी आय 9,66,28,470 थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी आय को 13,19,66,530 रुपए बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ गलत असेसमेंट करने और उनकी रिवीजन खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है, उस पर कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। सिद्धू ने अमृतसर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत जॉइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन खारिज कर दी थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने 2016-17 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए अपनी आय 9,66,28,470 बताई थी और ये रिटर्न 19 अक्टूबर 2016 को भर दी थी। लेकिन इस रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को उन्हें सूचित करते हुए बताया कि उनकी इस दौरान आय 13,19,66,530 रुपए है। इस तरह इनकम टैक्स विभाग ने उनकी आय में 3,53,38,067 रुपए और जोड़ दिए। इसके खिलाफ सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनकी इनकम की गलत असेसमेंट किए जाने के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने अपील की और रिवीजन दाखिल कर इसे ठीक करने का आग्रह किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा 27 मार्च को उनकी रिवीजन खारिज किए जाने के आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि इनकम टैक्स कमिश्नर ने तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उनकी रिवीजन खारिज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बेटा, बेटी और दामाद की कहानी दिल्ली से शुरू होकर अब छत्तीसगढ़ तक जा पहुंची है। सोनिया गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए भूपेश बघेल ने कर्ज के बोझ में दबे अपने दामाद को उबारने के लिए सरकारी खजाने से 125 करोड़ खर्च करने की पूरी योजना बना डाली। असल में भूपेश बघेल की सरकार एक मेडिकल कॉलेज खरीदने जा रही है, जो बघेल के दामाद के परिवार का है। वजह यह है कि ये मेडिकल कॉलेज दिवालिया हो चुकी है। जैसे ही भूपेश बघेल के इस खेल की जानकारी बाहर आई, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार हमला किया और कहा कि कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ, उसका पता अब सभी को चल जाएगा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बचाने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में हैं। सिंधिया ने आरोप लगाया, प्रदेश की राशि का उपयोग अपने दामाद के लिए किया जा रहा है, वो भी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ, इसकी परिभाषा अब साफ है। असल में इस कॉलेज का मालिकाना हक बघेल के दामाद के परिवार के पास है। ये मामला दुर्ग में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज का स्वामित्व चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के पास है, जो एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है। इसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन मार्च 1997 में हुआ था। दुर्ग से 5 बार सांसद रहे कांग्रेस के नेता चंदूलाल चंद्राकर का निधन 1995 में 74 वर्ष की अवस्था में हुआ था। मेडिकल कॉलेज के निदेशक मंगल प्रसाद चंद्राकर और चंद्राकर समुदाय की मांग के बाद इस अस्पताल को विकसित किया गया था। मंगल प्रसाद चंद्राकर इस अस्पताल के 5 शेयर्स के मालिक हैं। इसके कुल 59 शेयर धारक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ड्राफ्ट किए गए बिल में इस अस्पताल के अधिग्रहण की योजना है, क्योंकि ये वित्तीय रूप से कमजोर हो चुका है। बिल में बताया गया है कि जनहित में इस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार कॉलेज की चल अचल संपत्ति का अधिग्रहण करेगी और बदले में रुपए CCMH को देगी। इस ड्राफ्ट को तैयार कर रहे अधिकारी भी असहज हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल की बेटी दिव्या की शादी मंगल प्रसाद चंद्राकर के भतीजे से हुई है। भूपेश बघेल ने इस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने की घोषणा फरवरी में ही सोशल मीडिया पर कर दी थी। इस पर फिलहाल 125 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अनसिक्योर्ड है। अप्रैल 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस कॉलेज को धोखाधड़ी में लिप्त पाया था।
2017 के बाद से इस कॉलेज के पास कोई मान्यता ही नहीं है। अधिकारीगण कह रहे हैं कि बिल के विधानसभा में आने से पहले वो कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस में भी इसे लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने इसे छात्रों का भविष्य बचाने वाला फैसला करार देते हुए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने दावा किया कि इससे प्रदेश में नया मेडिकल कॉलेज बनाने का खर्च बचेगा और हर साल 150 नए डॉक्टर्स मिलेंगे। उन्होंने कहा, जहां तक रिश्तेदारी और निहित स्वार्थ का सवाल है तो मैं अपने प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल उसके प्रति उत्तरदायी है और उसने हमेशा पारदर्शिता के साथ राजनीति की है। सरकार में भी हमेशा पारदर्शिता ही होगी। सौदा होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ये खबर कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा से उपजा विवाद है, जिसे मैं चुनौती देता हूँ। जनहित का सवाल होगा तो सरकार निजी मेडिकल कॉलेज भी खरीदेगी और नगरनार का संयंत्र भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उमा भारती ने अपने अंदाज में एंट्री की और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव और मायावती से लेकर प्रियंका वाड्रा तक सभी को धो डाला। उमा भारती ने सबसे पहले ओवैसी को अपने रडार पर लिया और कहा, मुझको एंटी मजनू स्क्वाड याद है, उनकी जबान लड़खड़ाती रहती है। उमा भारती ने कहा कि पहले ओवैसी को एक सभ्य व्यक्ति समझती थी, लेकिन ये यूपी है, ऐसे में ये सब नहीं चलेगा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वह यूपी में लैला बन चुके हैं और यूपी सीएम मजनू की तरह उन्हें याद करते हैं। कल्याण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की बात कहते हुए उमा भारती ने कहा कि मैं चाहती हूँ वो जल्द ठीक हो जाएं। राम मंदिर के निर्माण में पहली आहुति कल्याण सिंह ने दी, बाद में मोदी जी ने संभाला। बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन पर उमा भारती ने कहा कि मायावती जी खुद तो बाहर निकलती नहीं हैं और ब्राह्मणों की बात कर रही हैं। ये प्रयास विफल होंगे। राम मंदिर को लेकर सतीश मिश्र के बयान पर बीजेपी नेता ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने रामलला के सामने दंडवत प्रणाम किया, वह भूमि पूजन में शामिल भी हुए। ये वही बसपा के लोग हैं जो पहले मंदिर की जगह शौचालय बनाना चाहते थे। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उमा भारती ने कहा कि शासन प्रशासन में योगी सरकार ने सही काम किया है। सपा के सारे हथकंडे अब खत्म हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उमा भारती ने कहा कि वह घोषणा करती हैं कि इस बार बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री चेहरे पर उमा भारती ने कहा कि जो पार्टी ने कहा है वह उस पर ही रहेंगी। पहले यूपी में मेरा भी चेहरा दिखाया गया, फिर पीएम मोदी का और अब सीएम योगी का। हम प्रचंड रूप से जीतेंगे, हमारा चेहरा कमल ही है। उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की संस्कृति अब एक हो गई है। बीजेपी यूपी में हर सीट पर जीतने के लिए लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अवैध माइनिंग, भ्रष्टाचार, जुए के अड्डे, ऐसे कई मसले हैं जिसकी चर्चा करके नवजोत सिंह सिद्धू अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करते रहे हैं। कैप्टन पर ताबड़तोड़ हमलों के बदले उन्हें पंजाब का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन क्या वे सवाल अब तक सिद्धू को याद हैं जिन्हें वे गिनाया करते थे और कैप्टन अमरिंदर की सरकार की आलोचना किया करते थे? सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते उनकी भी जवाबदेही बनती है कि वे अपनी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं और विधायकों पर अंकुश लगाएं। यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन के भटिंडा से उम्मीदवार स्वरूप चंद सिगला ने कांग्रेस के नवनियुक्त पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के नाम खुली चिट्ठी लिख डाली और उनसे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और उनके करीबी रिश्तेदार की टीम द्वारा कथित रूप से किए जा रही अवैध माइनिंग, भ्रष्टाचार, खोले गए अवैध मसाज सेंटर, कसीनो और जुए के अड्डों पर ध्यान देने की सलाह दी। सिगला ने खुली चिट्ठी में कहा कि वित्त मंत्री के दिशा निर्देशों पर ही शहर में सरकारी जगह पर अवैध माइनिंग की जा रही है, जिसका खुलासा उन्होंने लाइव होकर किया था। इस दौरान उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। इसका पूरा रिकॉर्ड प्रशासन को दिया गया, परंतु पुलिस ने अब तक पर्चा दर्ज नहीं किया। यहाँ तक कि वित्त मंत्री अपने चहेतों को करोड़ों रुपए के चेक भी बांट रहे हैं, जिसका कांग्रेस विधायकों ने ही विरोध किया था। हालत यह है कि वित्त मंत्री के कारनामों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया धमकाया जा रहा है। वित्त मंत्री द्वारा प्रशासन और नगर निगम के मेयर सहित प्रशासन की सारी ताकत अपने हाथों में लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि शहर में जवानी को बर्बाद करने के लिए अवैध मसाज सेंटर, कसीनो खोले गए हैं, जुए के अड्डे चलाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री के गुंडों के सताए नौजवान व्यापारी ने अपने नाबालिग बच्चों और पत्नी को गोली मारकर हत्या कर ली। इस मामले में भी वित्त मंत्री की शह पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आरोपित बेधड़क घूम रहे हैं। इस खुली चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार के मंत्रियों द्वारा चलाया जा रहा भ्रष्टाचार पर ठोस कदम उठाए और
पूर्व विधायक ने कहा कि उम्मीद है कि पंजाब के नवनियुक्त प्रधान लोगों द्वारा उठाई गई आवाज पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि यदि अब वह कार्रवाई नहीं करते तो सिद्धू कांग्रेस के फैले भ्रष्टाचार में खुद भी शामिल होने का सबूत पेश करेंगे। जिला प्रधान अरुण धान ने कहा कि सिंगला के आरोप निराधार हैं। जिले में कांग्रेस मंत्री या नेता कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे। उन्हें सिंगला की ओर से लिखी गई चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चिट्ठी मिलती है या उस संबंध में पार्टी की ओर से कोई और बात होती है तो वह जरूर जांच कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनिल देशमुख महाविकास आघाड़ी सरकार की वह मोटी मछली निकले जिनकी रिश्वतखोरी और अवैध वसूली की काली नदी में ज्यादा गहरी पैठ है। यही वजह है कि सीबीआई ने एक बार फिर अनिल देशमुख के 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार के खास अनिल देशमुख अवैध वसूली मामले से बच निकलने के लिए जितना छटपटा रहे हैं वे उतना ही ज्यादा उसमें फंसते जा रहे हैं। सीबीआई ने ये छापेमारी मुंबई, पुणे, अहमदनगर, सांगली, नासिक में की है। इसके अलावा परमबीर सिंह ने अपने लेटर में कई पुलिस अधिकारियों का भी जिक्र किया था जो वसूली मामले में अनिल देशमुख के लिए काम कर रहे थे। सीबीआई ने उनके ठिकानों पर भी छापा मारा है। सूत्रों का कहना है कि अहमदनगर और मुंबई में डीसीपी राजू भुजबल के आवासों और पुणे और मुंबई में एसीपी संजय पाटिल के आवासों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान सीबीआई को केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस बरामद हुए। इस बीच मुंबई थाने के इस वसूली प्रकरण में परमबीर के करीबी पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया है। इनमें 2 डीसीपी, 2 एसपी और एक महिला पुलिस निरीक्षक का नाम शामिल है। इन सब पर परमबीर सिंह के साथ धन उगाही के धंधे में शामिल होने का आरोप है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ की अवैध वसूली करवाने का आरोप लगाया था। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, तब जाकर अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का पता चलते ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हुई। अनिल देशमुख के साथ उनकी पत्नी और बेटे पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। अब तक बहाने बनाकर अनिल देशमुख जांच एजेंसियों के सामने पूछताछ में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस वजह से उनके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। पिछले दिनों जांच एजेंसियों ने अनिल देशमुख की करोड़ों की संपत्ति जब्त की थी। माना जा रहा है कि ताजा छापेमारी के बाद अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से बच पाना उनके लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी से मिलने के बाद कमलनाथ ने कहा था कि ममता में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हासिल करने के लिए जिस भक्ति की जरूरत है वह न तो सोनिया गांधी ने दिखाया और न ही राहुल गांधी ने। माना तो यही जा रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन कांग्रेस ने ममता को और ममता ने कांग्रेस को इतने जख्म दिए हैं। अब अगर पुराना सब कुछ भुला भी दिया जाए तो भी सोनिया गांधी विपक्ष के चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ऐसा किया तो सबसे बड़ी बात यह होगी राहुल गांधी का सियासी करियर जो है वो निपथ में चला जाएगा। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस की कीमत पर ही ममता बनर्जी की पार्टी अपने पैर पूरे देश में फैलाने लगेगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी के दिल्ली आते ही राहुल गांधी ने अपनी उछल कूद तेज कर दी। इस दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से 2 बैठकें बुलाई गई, लेकिन दिलचस्प यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी दोनों ही बैठकों में शामिल नहीं हुई। ममता की तरह मायावती ने भी इन बैठकों से दूरी बनाई। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने के इरादे से ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं। इसका अंदाजा लगते ही राहुल गांधी एक्टिव मूड में आ गए। विपक्षी पार्टियों ने संसद भवन में बैठक की, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में करीब 1 दर्जन पार्टियां साथ आई थी, जिनमें बहुजन समाज पार्टी भी थी। इसके बाद विपक्ष की दूसरी बैठक हुई, इसमें भी राहुल गांधी मौजूद रहे और इस बार समाजवादी पार्टी बैठक में शामिल थी। हालांकि इन दोनों ही बैठकों में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। संसद के अंदर और संसद के बाहर पेगासस विवाद को लेकर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच तालमेल पहले भी बेहतर रहा है, लेकिन अब लक्ष्य है कि वैसा ही तालमेल राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच बैठाया जाए। सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो ममता बनर्जी के भरोसेमंद माने जाते हैं। और हाल ही में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी 3 मुलाकातें कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी नई दिल्ली के दौरे पर पहली बार पहुंची हैं। ये दौरा करीब 1 हफ्ते का है। इस दौरान वह पक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी, जिसे मिशन 2024 से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता दिल्ली दौरे से अपना दावा मजबूत कर रही है, जिसके
इसके लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत से मिलेंगी। राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों की बैठक में मौजूद रहकर खुद को विपक्षी नेता के तौर पर पेश करने में जुटे हुए हैं। बुधवार को भी विपक्षी पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई खुद राहुल ने ही की, जिसमें सपा से लेकर आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के नेता मौजूद रहे। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार करने पर सहमति जता चुकी हैं। हालांकि वो यह भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई मोर्चा मुमकिन नहीं है। तो कांग्रेस भी यह जाहिर कर चुकी है कि विपक्षी दलों के एकजुट होने का वक्त आ चुका है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि ममता में शक्ति है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी कहा था कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए एक समान सोच वाली पार्टियों को साथ आना होगा, लेकिन कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता कारगर नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।